मधुरिमा मधुरिमा जिसमें हम आप तक पहुंचाते हैं वो गीत जो रागों पर आधारित होते हैं। राग राग शब्द संस्कृत की रंज धातु से बना है। रंज का अर्थ होता है रंगना। जिस तरह एक चित्रकार तस्वीर में रंग भरकर उसे सुंदर बनाता है, उसी तरह संगीतीय मन और शरीर को संगीत के सुरों से रंगता है। रंग में रंग जाना मुहावरे का अर्थ ही है कि सब कुछ भूल कर मग्न हो जाना, लीन हो जाना। संगीत का भी यही असर है। जो रचना मनुष्य के मन को आनंद के रंग से रंग दे वही राग कहलाती है। तो चलिए अभी जो गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो फिल्म कुदरत का है और ये जो गीत है ये आधारित है राग भैरवी पर। तो चलिए मिलकर सुनते हैं इस गीत को बिल्कुल अभी। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार सुना हम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर
संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे। आकाशवाणी दिल्ली अपने एफएम रेनबो और एफएम गोल्ड चैनलों के हिंदी कार्यक्रमों के लिए 3 स्तरीय परीक्षा के माध्यम से समनुदेशति पैनल यानी आकस्मिक उद्घोषक पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। ये प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। सफल उम्मीदवारों को कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही नियमानुसार कार्य हेतु अनुबंध दिया जा सकता है। आवेदनकर्ता की आयु आवेदन के समय 20 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदनकर्ता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर चुके हों। आवेदनकर्ता को हिंदी भाषा का उत्तम ज्ञान तथा उर्दू और अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन के लिए आकाशवाणी दिल्ली के समन्वय अनुभाग, कमरा नंबर 81A, प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली पर दिनांक 21 अप्रैल 2025 से दिनांक 16 मई 2025 तक शनिवार, रविवार और राजपत्रित अवकाश को छोड़कर किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। हर राग का अपना एक रूप, एक व्यक्तित्व होता है जो उसमें लगने वाले स्वरों और लय पर निर्भर करता है। किसी राग की जाति इस बात से निर्धारित होती है कि उसमें कितने स्वर हैं। आरोह का अर्थ है चढ़ना और अवरोह का है उतरना। संगीत में स्वरों को क्रम उनकी ऊंचाई नीचाई के आधार पर तय किया गया है। बात करें अगर यमन राग की, तो यमन एक राग है जो कर्नाटक संगीत से उभरा है, जहां इसे कल्याणी या कल्याण के नाम से जाना जाता है। ये इतना बुनियादी राग है कि अक्सर ये पहला राग होता है जो शास्त्रीय संगीत के छात्रों को सिखाया जाता है। तो इसी राग पर आधारित एक गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं बिल्कुल अभी। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो
पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। चाहे बना दो, चाहे मिटा दो, चाहे बना दो, चाहे मिटा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं। उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम, ये दर्द मुहब्बत सहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा हो। फिलहाल हेमा शमी को दीजिए इजाजत, पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए FM गोल्ड। 8:15 पर आप सुन पाएंगे स्वर धरोहर और 8:30 बजे स्पोर्ट्स स्कैन। फिलहाल के लिए छोड़े जा रहे हैं इस गीत के साथ। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। ये काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे, कजरारे माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है, किसी और को शायद कम होगी मुझे तेरी। This is Delhi. Please stand by for our next program. This is Akashvani. We now bring you the weekly program Swar Dharohar, based on the archival inputs of Akashvani. ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है आकाशवाणी आर्काइव्स के सहयोग से निर्मित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वर धरोहर। नमस्कार श्रोताओं, स्वर धरोहर कार्यक्रम में मैं आशुतोष और मैं श्वेता आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। श्रोताओं, स्वर धरोहर प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको रूबरू करवाते हैं उन आवाजों से जो हमारे देश की सांस्कृतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक परिदृश्य का महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। जी हाँ, हम आकाशवाणी आर्काइव्स के समृद्ध संकलन में से हर हफ्ते आपके लिए चुनकर लाते हैं एक खास शख्सियत को,
तो श्वेता, ये बताइए कि आज के एपिसोड में हम अपने श्रोताओं को किस व्यक्तित्व से मिलवाने जा रहे हैं? आज हम आपको मिलवा रहे हैं इस सदी के महान सितार वादक और संगीतज्ञ पंडित रविशंकर जी से। पंडित रविशंकर का जन्म 7 अप्रैल 1920 को बनारस में हुआ था। अपनी संगीत की शिक्षा इन्होंने उस्ताद अलाउद्दीन खान से ली और वो ही इनके गुरु थे। पंडित रविशंकर ने सितार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ख्याति दिलाई। आपने नए रागों की रचना के साथ साथ फिल्मों में भी संगीत दिया। भारत रत्न, पद्म विभूषण और 3 बार ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित पंडित रविशंकर ने 1949 से 1956 तक आकाशवाणी में संगीत निर्देशक के रूप में कार्य किया और वाद्य वृंद का भी गठन किया। भारत की आम जनता में शास्त्रीय संगीत के प्रसार प्रचार के बारे में, साथ ही पाश्चात्य संगीत के बढ़ते प्रभाव पर पंडित रविशंकर ने कहा था, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, ये 3 शहरों में तो खास करके, दक्षिण के बात तो मैं कहूंगा ही नहीं क्योंकि वहाँ का अवस्था हमसे बहुत ज्यादा अच्छा है। शास्त्रीय संगीत के मामले में आम लोगों में भी संगीत का प्रचार बहुत ज्यादा है। उत्तर भारत में क्योंकि सीमित रहा राजा दरबारों के बीच में, आम लोग कहाँ सुनते थे अच्छे कलाकार। ये तो सिर्फ 50-60 साल से थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ, कॉन्फ्रेंस वगैरह होना, और फिर ऑल इंडिया रेडियो का भी इसमें बहुत एक देन है जिस वजह से लोग सुन पाए। तो आप अगर ये समझें कि आम लोगों में म्यूजिक का प्रचार कम हो गया, ये बात गलत है। एक तरफ देखें तो कितने इतने अच्छे अच्छे गाने हुए जो कि राग के ऊपर आश्रय किया, जो कि कोई फोक सॉन्ग्स पे आश्रित है, कोई लोक धुन में आश्रित है। ऐसे गाने क्या क्या अच्छे हैं, लता जी के और अच्छे अच्छे कलाकारों में क्या गाने हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स कुछ हैं, ऐसे ऐसे अच्छे गाने बनाए। लेकिन साथ ही साथ लोग जब मिडिल ईस्ट का, जब साउथ अमेरिका का, अमेरिकन रॉक एंड रोल, ये सब मिला के एक अजीब हौच पौच चिड़ी बना के जब करते हैं, वो बड़ा मुझे बुरा लगता है। लेकिन अफसोस है कि वही सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। लेकिन हम लोग को देखना चाहिए कि हमारे एजुकेशन के थ्रू ऐसा हम बनाएं टेस्ट की उसके भी सुनने वाले हैं। तो इसके मतलब ये नहीं कि हमारा क्लासिकल म्यूजिक मार खा जाए। ये हम नहीं चाहते कि सभी बैठ के क्लासिकल म्यूजिक की सुने, या आप कभी सोच सकते हैं कि सब सुबह से शाम तक वेद का मंत्र पढ़ें, और ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा ही इसका भी स्थान होना चाहिए, इसको भी सुनने के लिए उन लोग को आनंद आना चाहिए। लेकिन साथ साथ उनको अगर रॉक एंड रोल पसंद है, ऐसा टाइप का हल्के संगीत पसंद है, तो भला उसमें कोई हर्ज नहीं। इसका मतलब ये नहीं हो कि वो ये नहीं सुनने चाहें कि क्लासिकल म्यूजिक हम सुनेंगे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पंडित रविशंकर ने पश्चिमी संगीत को भारतीय संगीत के साथ जोड़कर नए प्रयोग किए। उन्होंने संगीत सुनने वाले श्रोताओं को ध्यान में रखकर संगीत की प्रस्तुति में क्या बदलाव किए, आइए सुनते हैं। इंडियन म्यूजिक अब हमारे लिए जैसा कि पहले था एक्सोटिक, एसोटेरिक, एक्साइटिंग, एथनिक नहीं रहा। ये जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा प्योर इंडियन म्यूजिक देता हूँ, क्योंकि उसमें ख्याल रखना पड़ता है क्या थीम है, क्या स्टोरी है, क्या सिचुएशन है। तो उसमें मैं बिल्कुल झिझकता नहीं कि वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करूं। उसमें जैसा सिचुएशन है जैसा वैसा ही मैं करता हूं। खास बीनकार के घराना के तालीम मेरे पास है, और बिल्कुल मियां तानसेन की घराने का जो तालीम है वही मैं पाया। मैं जब सितार बजाता हूँ उस वक्त तो मैं अपना ट्रेडिशन पूरा रखता हूँ, लेकिन जब मैं कोई क्रिएट करता हूँ, कुछ ऑर्केस्ट्रा वगैरह का करना, उस वक्त मैं ट्रेडिशन को परवाह नहीं करता। सितार बजाने वाला जो मैं अलग हूँ और एक कंपोजर एक अलग हूँ। श्रोताओं, पंडित रविशंकर को रागों की प्रस्तुति के समय गागर में सागर भरने की कला बखूबी आती थी। आइए सुनते हैं कि इस विषय पर उन्होंने क्या कहा था। जो लोग समझते हैं कि जब तक एक राग को 1 घंटा 1.5 घंटा नहीं बजाया जाए तब तक वो ट्रेडिशनल नहीं है, तो इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्टर ड्यूरेशन का हर राग को थोड़ा सा टाइम में कम करके पेश किया उनके सामने, जिसमें कि उनको अच्छा लगा। और आस्ते आस्ते बढ़ाते बढ़ाते अब जो है 1-2 साल से मैं हर जगह 3-3.5 घंटा का प्रोग्राम देता हूँ, और एक एक राग कभी कभी 1 घंटा 1.5 घंटा बजाता हूँ। हमारे बड़े से बड़े जिनका नाम मैं ले रहा हूँ, अब्दुल करीम खान साहब हो गए, फयाज खान साहब हो गए, ओंकार नाथ जी हो गए, और कितना नाम मैं करूं, सब अच्छे लोग। क्या इन्होंने 3-3.5 मिनट का रिकॉर्ड नहीं बनाया, और वो रिकॉर्ड अभी भी इमॉर्टल हैं और रहेंगे। उन्होंने उस वक्त लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड तक भी नहीं था, मानिए। बड़े से बड़े गुणी जिनको नाम लिया, और काफी लोग को मैंने रेडियो में सुना, 15 मिनट में प्रोग्राम दिया करते थे, आधा घंटे में दिया करते थे, जो ऐसे ऐसे गाए बजाए वो लोग। तो ये गलत फहमी है कि एक राग को बिल्कुल जब तक 1.5-2 घंटा ना गाया बजाया जाए, गलत है। 1.5 घंटा बजे और आपको मालूम हो कि सिर्फ 5-10 मिनट बजा, तब तो वो असली चीज है। पंडित रविशंकर ने सितार पर अधिकतर
शास्त्रीय संगीत का वादन किया, लेकिन उन्होंने लोक धुनों को भी सितार पर खूब बजाया। आइए आनंद लेते हैं लोक धुन पर आधारित पंडित जी की एक सुप्रसिद्ध रचना का, जिसका नाम है गांव की गोरी। श्रोताओं, अब समय हो चला है एक ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद हम पंडित रविशंकर और उनके संगीत के बारे में और भी बातें करेंगे। पंडित रविशंकर ने अपनी मेहनत के बल पर सितार को विश्व में लोकप्रिय किया। सितार और स्वयं की लोकप्रियता के बारे में उन्होंने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। अभी जो है ये एक बहुत सीरियस लेवल में है। शुरू में तो लोग बिल्कुल नहीं जानते थे। मैं बहुत साल तक मेहनत करके उसको काफी लोकप्रिय बनाया, लेकिन बाद में फिर एक पीरियड आया जब 65-66 के समय एकाएक वो बीटल्स के वजह से जॉर्ज हैरिसन हमारा शागिर्द हो गया, उस वजह से, और एकाएक सब हिप्पी लोग और जितने यंग लोग हैं सारे दुनिया में वो इतने इंटरेस्ट लेने लगे। सितार भी बहुत पॉपुलर हो गया, हम भी एक सुपरस्टार बन गए। हिंदुस्तानी संगीत और पाश्चात्य संगीत की तुलना करते हुए उन्होंने कहा था, मैं बल्कि कहूँगा मिलती जुलती नहीं है। इसी वजह से वो जो फर्क है, वो जो चीज उनमें नहीं है वो हमारे संगीत में। अब काफी लोग हमारे यहाँ एक गलत फहमी में रहते हैं कि संगीत में तैयारी यानी दौड़ धूप करना ही सबसे बड़ी चीज है। हालांकि वो संगीत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। और विशेष करके हम तैयारी दिखा के विदेश में हम कुछ ज्यादा असर नहीं पैदा कर सकते, क्योंकि वहाँ के संगीत में इतना हद से हद तैयारी का काम है। क्या वो क्लासिकल म्यूजिक में हो, चाहे जैज म्यूजिक में हो, ना तो पॉप में, कुछ भी आप देख लें, ऐसे ऐसे एक वादक हैं, गाने वाले हैं, हम लोग इतने तैयारी और स्पीड और वर्चुअसिटी में सफाई के साथ, तो उस तैयारी का अंग दिखा के सिर्फ हम उनको लुभा नहीं सकते। हमारे संगीत में जो सबसे ज्यादा उनको आकर्षण करता है वो चीज है हमारे गहराई, एक स्पिरिचुअल क्वालिटी, एक आध्यात्मिकता जो है, जो कि मैं नहीं कहूंगा कि उनके संगीत में नहीं है, लेकिन इतना मात्रा में नहीं है। जो और सबसे बड़ी चीज है कि हमारे संगीत में एक जो खास चीज है कि हम इम्प्रोवाइज करते हैं और उसी वक्त बनता है। ये चीज भी उनके जैज में जरूर है, लेकिन जैज में ये है कि वो रागाश्रित नहीं है ना, उसमें तो एक थीम ले लेते हैं, उसमें वो इम्प्रोवाइज करते हैं। लेकिन हमारे संगीत में है कि एक राग को लेके, एक ताल को विशेष लेके उस पे हम इम्प्रोवाइज करते हैं। तो ये एक अप्रोच जो है के लिए बिल्कुल नया है और वो उनको बहुत ही आकर्षण करता है। भारतीय संगीत के भविष्य पर अपने विचार व्यक्त करते हुए पंडित जी ने कहा था, देखिए, मैं अपने को ऑप्टिमिस्ट न तो आशावादी मानता हूँ, और मैं देखता हूँ कि जितना हम डर रहे हैं इतना बुरा अवस्था तो नहीं है हमारे संगीत के भविष्य के लिए। ये जरूर है कि हम सारा दुनिया जैसा बदल रहा है हम उससे प्रभावित हैं, खास करके हमारे शहरों में। अब बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास का जो जीवन जो ढंग है वो लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस से ज्यादा फर्क नहीं है। खास करके हमारे अपर मिडिल क्लास रिच फैमिली के जितने लड़के लड़की हैं, उनका तो रहन सहन बिल्कुल मुझे कभी कभी लगता है जैसे अमेरिकन न तो फ्रेंच न तो अंग्रेज लड़कों लड़की से मिलते हैं, और उनसे प्रभावित भी ये लोग बहुत है। वही रॉक एंड रोल, वही पॉप म्यूजिक, वही डिस्को म्यूजिक, वही जीन पहनना, वही हशीश और गांजा और चरस का शौक, ये सब कुछ अजीब एक नजर में हमारा आ रहा है। लेकिन साथ साथ ये भी मैं कहूँगा कि आप जब स्टैटिस्टिक अगर
दिया जाए तो वो परसेंटेज बहुत ही कम है, वो सीमित हैं। सिर्फ वो यूनिवर्सिटी के छात्र लोग, और जैसा मैं कहा आप शायद गरीब और मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों में ये चीज़ नहीं पाएंगे। तो दो तरफ इसका है जो मैं देख रहा हूँ। आप जैसा कहे वो बिल्कुल ठीक है। ये जो लोग हैं जो कि थोड़ा सा पाश्चात्य के इसमें बहुत इन्फ्लुएंस हो गए, उनमें ये चीज़ बिल्कुल घट गई। उनमें साधना करने की वृत्ति कम हो गई। किसी के पास बैठ के सीखने का वो धैर्य जो होता है वो नहीं है। थोड़ा सीख के वो चाहते हैं कि वो बजाएं, रेडियो में जाएं, इधर जाएं, तो वो समझते हैं कि हमारा देखो कदर नहीं हो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। ये नहीं समझते हैं कि वो काबिल नहीं हुए। लोग फ्रस्ट्रेशन पहले ही आ जाता है उनका। अच्छा, तो ये जरूर दुख की बात है। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आइए सुनते हैं पंडित रविशंकर से उनकी वाद्य वृंद रचना के कुछ अंश।